औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफ़राज़ अहमद में आज लेक्चर नंबर 3 के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है न्यू बिहेवियरिज़म को हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने बेसिकली ऑब्ज़र्वेबल स्टिमुलाइज़ और रिएक्शंस के रिलेशंस को किया था। उसमें हमने एसोसिएशन को डिस्कस किया था, लेकिन न्यू बिहेवियरिज़म थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ चीज़ है और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था मीडिएटिंग वेरिएबल इनटू द बिहेवियर स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्कीम के अंदर। उसके अलावा जो ये न्यू बिहेवियरिज़म है ये इन्फ्लुएंस करता है लॉजिकल पॉजिटिविज़म के ज़रिए, जो कि जिसका जोर देती है डेवलपमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव थेरीज़ एंड फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियर। ये जो न्यू बिहेवियरिस्ट थे या ग्रीक थे, जो ओल्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियरिज्म थी एंड जिसको के ओवर्ट बिहेवियर जो है शुड बी साइकोलॉजी सब्जेक्ट मैटर, लेकिन डिसएग्रीड थे कि जो थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन होती है, कंजक्शन होता है, वो कंसर्निंग जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ के हवाले से उसको मस्ट बी अवॉइडेड। तो ये सच जो वो कहता है, ये जो स्पेकुलेशन होता है, कंजक्शन होता है, उसको एक्सेप्टेड किया गया कि जो थ्योरेटिकल टर्म्स होती हैं उनको ऑपरेशनल डिफाइंड किया जाना चाहिए और उसकी फिर एक टेस्टेबल प्रेडिक्शंस बनानी चाहिए ओवर्ट बिहेवियर के बारे में, और फिर उसके बारे में कोई भी जो है वो कंक्लूजन ड्रॉन करना चाहिए। ये इस पे थे, यानी ये ऑपरेशनलिटी के ऊपर बात करते हैं, ये टेस्टेबल प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर और स्टिमुलस रिस्पॉन्स के जो रिलेशन पे बात नहीं करते हैं। तो इनका बिलीफ जो इनमें बिलीफ का जिक्र किया गया है टॉलमैन ने, एंड वो कहता है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है कि जो एक्सपीरियंस है वो कंस्टेंटली कन्फर्म्ड है, मुस्तकिल जिसको हम कन्फर्म्ड करते हैं किसी भी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस को के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कंस्टेंटली कन्फर्म्ड होते हैं, तो इसको बिलीफ कहा गया। कॉग्निटिव मैप की एक जो टर्म यूज़ की गई, टॉलमैन ने इसको यूज़ किया था कि जो हमारा मेंटल एक रिप्रेजेंटेशन होती है एनवायरनमेंट की, जो हम मेंटली एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉग्निटिव मैप होता है। तो यानी जो भी हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में अपनी मेंटल रिप्रेजेंटेशन पेश करते हैं। कंफर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, ये टॉलमैन का था, जो कि वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एक्सपेक्टेंसी और बिलीफ, यानी किसी भी जो हमारी वेरिफिकेशन होती है किसी हाइपोथेसिस की या किसी भी एक्सपेक्टेंसी की या बिलीफ की, उसे कंफर्मेशन कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव बिहेवियरिज्म की बात की थी। डिस्क्रिप्टिव बिहेवियरिज्म वो एक जो है पॉजिटिविस्टिक है इन डैट, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल इवेंट्स और बिहेवियर को। और इसमें जो स्किनर की अप्रोच थी साइकोलॉजी की, उसने एग्जाम्पलीफाइड किया था डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर को, यानी उसकी मिसाल जो थी उसको रिलेट करती है स्किनर के साथ। ड्राइव डिटेक्शन थेरी जो थी वो बेसिकली होल की थेरी थी। तो होल ने प्रपोज किया था जो मैकेनिज्म था री इन्फोर्समेंट का। तो होल के लिए जी एनीथिंग दैट रिड्यूस अ ड्राइव इज़ री इन्फोर्सिंग, यानी कोई भी चीज़ जो हमारी रिड्यूस कर रही है एक ड्राइव को, वो री इन्फोर्सिंग कर सकती है। तो एक्सपेक्टेंसी अकॉर्डिंग टू टॉलमैन अ हाइपोथेसिस दैट हैज़ बीन टेंटेटिवली कन्फर्म्ड, जिसको यानी कोई भी जो हमारा हाइपोथेसिस है जिसको जो हम कंफर्म कर सकते हैं, वो बेसिकली एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। फंक्शनल एनालिसिस की हम बात करते हैं, ये स्किनर की अप्रोच है टू रिसर्च की, जिसके के वो कहता है कि सिस्टमैटिक रिलेशनशिप को स्टडी करता है बिटवीन बिहेवियर और एनवायरमेंटल इवेंट्स के अंदर। और ये जो स्टडी है बेसिकली फोकस करती है रिलेशनशिप जो होता है री इन्फोर्समेंट कंटीजेंसीज़ के और रिस्पॉन्स के रेट के दरमियान, या रिस्पॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसके दरमियान जो स्ट्रेंथ होती है उसको डिस्क्राइब करती है। उसके अलावा एडवन रे गोथराय है, उसने एक्सेप्ट किया था लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी को उसने लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर दिया था। उसके लिए जी जो लर्निंग है वो कहता है कि अगर होती है एक फुल स्ट्रेंथ के साथ, जब एक एसोसिएशन होती है स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के दरमियान, तो उसके फ़ौरन बाद जो एक स्ट्रेंथ मिलती है उससे जो है वो लर्निंग कहते हैं या वो लर्निंग होती है। तो इसी को उसने जो है वो ये लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी कहा था। हैबिट स्ट्रेंथ जो रिस्पॉन्स होता है
हैबिट स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स या SHR, जिसको स्ट्रेंथ कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हैबिट रिस्पॉन्स, ये हुल की एक टर्म थी जो उसने कहा था कि ये जो स्ट्रेंथ होती है ये होती है बिटवीन जो एसोसिएशन होती है स्टिमुलस के और रिस्पॉन्स के दरमियान। ये रीइंफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ़ रीइंफोर्स्ड पेयरिंग कितनी है दोनों के दरमियान। क्लार्क हुल ने जो बेसिकली एक थ्योरी पेश की थी, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थ्योरी, ये एक अटैम्प्ट थी बेसिकली एक्सप्लेन करती है लर्निंग फिनोमेना को। ये भी याद रखिएगा, मैंने कल भी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो फ़र्ज़ करें अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन आएगा हु डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव, ठीक है जी, या हु डिस्क्राइब हाइपोथेटिको डिडक्टिव थ्योरी। तो वहाँ पे 4 नाम लिखे होंगे, क्लार्क हुल लिखा होगा, टॉलमैन लिखा होगा, पीएफ स्किनर लिखा होगा या गुथराय लिखा होगा, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना होगा। हाइपोथेसिस जो है अकॉर्डिंग टू टॉलमैन वो कहता है कि एक्सपेक्टेंसी होती है जो अकर होती है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग में। जो लर्निंग के अर्ली स्टेजेस में जो एक एक्सपेक्टेंसी होती है उसे टॉलमैन ने हाइपोथेसिस करना है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थ्योरी अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वही जिसमें एक प्रेडिक्शन होती है, जो एम्पिरिकल एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का, उसके रिलेशनशिप को ये प्रिडिक्ट करती है। और जितना इसका एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो है प्रिडिक्टेड किया जाता है, जितना ये प्रिडिक्शन इसकी ज़्यादा होगी उतनी ही थ्योरी की उसकी स्ट्रेंथ जो है थ्योरी की वो ज़्यादा होती है। अगर नहीं होती तो थ्योरी जो है अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देती है और उसको रिवाइज किया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है ये एक टाइप ऑफ कंडीशनिंग है जिसको थॉर्नडाइक ने स्टडी किया था, वेयर इन ऑर्गेनिजम्स लर्न टू मेक अ रिस्पॉन्स दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोड्यूसिंग रीइंफोर्समेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंटल होता है जिसको ऑपरेंट भी कहा जाता है। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जो कि बिलीव जिन पे किया जाता है जो कि एनवायरमेंटल और बिहेवियरल इवेंट्स के दरमियान में आते हैं या जो उनको बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल को ऑब्जर्व हम डायरेक्टली नहीं कर सकते और इनका ख्याल किया जाता है कि ये कैजुअली रिलेट होते हैं हमारे बिहेवियर के साथ। हुल्स की जो हैबिट स्ट्रेंथ थी और टॉलमैन की जो कॉग्निटिव मैप था, ये एग्जांपल्स हैं हमारी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स की। यानी हमारी एक पहले से हैबिट की एक स्ट्रेंथ बनी होती है, वो भी इफ़ेक्ट करती है रिस्पॉन्स के लिए, और जो जैसे टॉलमैन ने कहा था कि कॉग्निटिव मैप है वो हमारा एक पहले से किसी भी चीज़ के बारे में हमारे माइंड में पहले से एक सॉल्यूशन मौजूद होता है, पहले से उसके एक हमारी थिंकिंग होती है माइंड में जो कि वो भी रिस्पॉन्स पे इफ़ेक्ट करती है। तो ये कॉग्निटिव मैप कहलाता है। तो ये तीनों आपने हाइपोथेटिको डिडक्टिव थ्योरी है या कॉग्निटिव मैप है या हुल की जो हैबिट स्ट्रेंथ है, ये है बस स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स, उसको इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपने माइंड में रखना है, इनको क्लियर करना है, उनको बार बार रिपीट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन न्यू बिहेवियरिज्म के अंदर। इसके अलावा लेटेंट एक्सटिंक्शन है। ये जो फाइंडिंग थी कि एनिमल्स जो है जो पैसिवली एक्सपीरियंस करते हैं गोल बॉक्स, वो ज़्यादा लंबे अरसे तक हम उनको रीइंफोर्समेंट को बरकरार नहीं रख सकते। यानी दो किस्म की एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक एक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं और एक पैसिवली एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये जो है लेटेंट एक्सटिंक्शन थी। और जी, तो इसमें उसने डिस्टिंग्विश किया था बेसिकली इन चीज़ों को कि जो प्रीवियसली लर्नड रिस्पॉन्स होता है और जो करंट लर्निंग रिस्पॉन्स होता है उसको। तो उसके लिए उसने गोल बॉक्स तैयार किया था, और गोल बॉक्स का वो कहता है सिग्निफिकेंटली ये जो फास्टर होता है जब हम किसी हम गोल बॉक्स बनाते हैं वो एनिमल्स के लिए विदाउट सच एक्सपीरियंसेस, इस एक्सपीरियंसेस के वो पहले से उसने चीज़ों को सीखा हुआ है। लेटेंट लर्निंग, ये जो लेटेंट एक्सटिंक्शन थी ये भी लेटेंट लर्निंग जो टॉलमैन की थ्योरी थी उसी से लिया गया था। तो जो लेटेंट लर्निंग है, टॉलमैन कहता है कि लर्निंग दैट हैज़ अकर्ड बट इज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू बिहेवियर। जो लर्निंग सीखी तो जाती है लेकिन उसको बिहेवियर में ट्रांसलेट नहीं किया जाता। यानी सिंपली आप उसको कह दें कि ये पैसिव लर्निंग होती है, सीखा जाता है लेकिन ओवर्ट बिहेवियर में उसको
ज़ाहिर नहीं किया जाता, वो नज़र नहीं आती है, लेकिन वो उसके माइंड का हिस्सा बन जाती है। इसको लेटेंट लर्निंग कहा जाता है अकॉर्डिंग टू टॉलमन। कॉन्टिग्यूटी का लॉ था गुथराई का, जैसे हमने पहले बयान किया था, ये हम कर चुके हैं कि जब एक पैटर्न है स्टिमुलाइज को वो एक्सपीरियंस किया जाता है किसी रिस्पॉन्स के साथ, तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ वो एसोसिएट हो जाते हैं। 1959 में गुथराई ने रिसीव्ड किया था जी लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी टू रीड व्हाट इज़ बीइंग नोटिस्ड बिकम अ सिग्नल फॉर व्हाट इज़ बीइंग डन। ये एक लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी था, ठीक है जी। इसको इस तरह से बयान किया गया है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है वो फिलॉसफी ऑफ साइंस है अकॉर्डिंग टू विच जो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एडमिसिबल होते हैं इफ़ दे आर टाइड टू द ऑब्जर्वेबल वर्ड। अगर उनको जोड़ दिया जाए हमारी ऑब्जर्वेबल जो वर्ड होती है उसके साथ किसी भी ऑपरेशनल डेफिनेशन के साथ, तो फिर वो एक लॉजिकल पॉजिटिज्म बना देते हैं। ये बेसिकली ये फिलॉसफी ऑफ साइंस है। तो ये इन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं जो हमारी न्यू बिहेवियरिज्म थेरीज होती हैं, और ये इन्होंने कुछ नई इंट्रोडक्शंस, नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करवाई, और इन्होंने सिंपली जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो रिलेशन था उस पर फोकस नहीं किया, बल्कि उससे आगे बढ़ के कुछ नई चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करवाई, इसीलिए इसे न्यू बिहेवियरिज्म कहा जाता है जी। मेंटेनिंग स्टिमुलाई गुथराई के मुताबिक जो है जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाइज होते हैं, अगर उनको रखा जाए किसी ऑर्गेनिज्म में एक्टिव, जब तक कि उसका गोल हासिल ना किया जाए, उसको मेंटेनिंग स्टिमुलाई, यानी किसी भी हम गोल को हासिल करने के लिए हम उन स्टिमुलाइज को मेंटेन रखते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या उन्हें उसको हम प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उसको है जब तक गोल ना मिल जाए, तो इसको मेंटेनिंग स्टिमुलाई कहते हैं। मॉलिक्यूलर बिहेवियर कौन सा होता है जी? बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है मॉलिक्यूलर बिहेवियर की, और ये एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ बिहेवियर सच एज अ रिफ्लेक्स और अ हैबिट दैट इज़ आइसोलेटेड फॉर स्टडी। जो हम किसी भी हैबिट को या किसी रिफ्लेक्स को जब हम अपनी स्टडी के लिए किसी भी इंडिविजुअल से या किसी भी एनिमल से उससे अलहदा करते हैं, तो वो कहलाती है मॉलिक्यूलर बिहेवियर। यानी एक सैंपल लगा लें आप बिहेवियर का जो हम सेपरेट कर रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए। वन ट्रायल लर्निंग क्या होती है जी? गुथराई ने कि ये टर्म है बेसिकली कि ये एसोसिएशन होती है बिटवीन अ पैटर्न ऑफ स्टिमुलाई एंड अ रिस्पॉन्स, डेवलप करती है एट फुल स्ट्रेंथ आफ्टर जस्ट वन पेयरिंग ऑफ द टू। जब दो में से हम एक की जब पेयरिंग करते हैं, दो में से एक की जब पेयरिंग होती है, तो उसी वक्त जो है एक रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप होता है फुल स्ट्रेंथ के साथ, जो है वो किसी भी पैटर्न ऑफ स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स की एसोसिएशन के दौरान। इसको गुथराई ने वन ट्रायल लर्निंग कहा था, यानी पहले ही ट्रायल में जो लर्निंग हो जाती है, जब पहली इनिशिएटिव में जो चीज़ें सीखी जाती हैं, वन ट्रायल। ऑपरेंट बिहेवियर क्या था जी? बिहेवियर जिसको जो कि डेट इज़ इमिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म रादर देन एलिसिटेड बाय अ नाउन स्टिमुलाई। ठीक है जी। ये जो बजाय एक नाउन स्टिमुलाइज के जो एक बिहेवियर बनता है, इमिट करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से, यानी किसी ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से जो एक नई चीज़ डेवलप हो रही है, उसे हम बेसिकली ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। यानी कोई चीज़ जब नई सिखाई जाती है, उसके नया बिहेवियर जो डेवलप हो रहा है उसको। ऑपरेशनल डेफिनेशन की टर्म भी न्यू बिहेवियरिज्म वालों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी जी, जिसको हम आज भी स्टडी करते हैं रिसर्च के अंदर। ऑपरेशनल डेफिनेशन को वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी डेफिनेशन जो रिलेट करती है किसी भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ उस प्रोसीजर का जो कि हम उसको मुय्यर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपली किसी वेरिएबल के मुकम्मल जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम उस वेरिएबल को स्टडी करेंगे, उस वेरिएबल का मुकम्मल प्रोसेस क्या होगा, ठीक है जी, उसका पैटर्न क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, उसको मेजर करने का जो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसे ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है। ऑपरेशनलिज्म जो है ऑपरेशनलिज्म जो है द बिलीफ डेट ऑल जो एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ऑपरेशनल डिफाइंड होने चाहिए। इस प्रोसेस को ऑपरेशनलिज्म कहा जाता है। परफॉर्मेंस क्या होती है? द ट्रांसलेशन ऑफ लर्निंग इनटू बिहेवियर। जब हम बिहेवियर को
हम लर्निंग को बिहेवियर में ट्रांसलेट कर देते हैं। कोई भी इंडिविजुअल है जो कुछ सीखता है, जब उसके बिहेवियर से वो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं तो उसे उसकी परफॉर्मेंस कहा जाता है। जैसे कि वो बार बार करके जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो हैबिट बन जाती है परफॉर्मेंस की। जी, फिजिकलिज्म है अ बिलीफ ग्रोइंग आउट ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म से ये निकला था जी, कि जो तमाम साइंसेस होती हैं उन्हें शेयर करना चाहिए कॉमन असम्पशंस को, प्रिंसिपल्स को और मेथडोलॉजीज़ को, और उन्हें फ़िज़िक्स के बाद जो है आफ्टर फिज़िक्स उनको अपना मॉडल बनाना चाहिए। ठीक है जी, एंड शुड मॉडल, उनको मॉडल होना चाहिए अपने आप में फ़िज़िक्स के बाद। तो इसको फिजिशियज़म कहा जाता है कि तमाम जो है जितनी भी साइंसेस हैं उनको अपनी कॉमन असम्पशंस को आपस में, प्रिंसिपल्स को और मेथडोलॉजीज़ को आपस में शेयर करना चाहिए। पॉजिटिविज्म हो गया है। पर्पसिव बिहेवियर जो है बिहेवियर डेट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम गोल। जब किसी भी हम गोल की तरफ, कोई भी बिहेवियर किसी ख़ास गोल की तरफ जो है होता है, और जो कि टर्मिनेट हो जाता है जब वो गोल हासिल हो जाता है। यानी हम किसी ख़ास गोल को हासिल करने के लिए जो अपना बिहेवियर सेट करते हैं और जब हम वो गोल हासिल कर लेते हैं तो वो चीज़ें फिर वो ख़त्म हो जाता है बिहेवियर, उसको पर्पसिव बिहेवियर कहा जाता है। पर्पसिव बिहेवियरिज्म की जो कॉन्सेप्ट था वो टॉलमैन ने पेश किया था, जो कि मोलर जो बिहेवियर है उस पर ज़ोर देता है, मॉलिक्यूलर पे नहीं देता। मोलर आपने देख लिया, वो एक सैम्पल था किसी भी बिहेवियर का, और मॉलिक्यूलर ओवरऑल बिहेवियर होता है जी। मॉलिक्यूलर में और मोलर में ये फ़र्क हमारा है, मोलर और मॉलिक्यूलर का। जो मोलर बिहेवियर होता है बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल एवरेज होती है बिहेवियर्स की, जो कि किसी भी जो हमारा एक कंटिन्यूस मोमेंट टू मोमेंट पैटर्न्स होता है उसकी एक स्ट्रीम के अंदर जो है वो वक़ूफ़-पज़ीर होता है। यानी सिंपली आप इसको याद रखेंगे कि ये एक न्यूमेरिकल एवरेज है, और जो मॉलिक्यूलर बिहेवियर था वो हमने पहले भी पढ़ा था कि एक सैम्पल ऑफ बिहेवियर होता है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो रिएक्शन पोटेंशियल रिस्पांस, हुल का ये था जी रिएक्शन पोटेंशियल जिसको SCR भी कहा जाता है जी। SCR स्टिमुलस एक्साइटेटरी रिस्पांस जो है, ये हुल ने इसको पूछ के, जो प्रोबेबिलिटी होती है लर्न रिस्पांस बीइंग एलिसिटेड इन अ गिवन सिचुएशन, ये एलिसिट करता है किसी भी सिचुएशंस के अंदर, और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एक फंक्शन है अमाउंट ऑफ ड्राइव का और हैबिट स्ट्रेंथ का जो उसके अंदर मौजूद होती है। रीइंफोर्समेंट जो कॉन्सेप्ट था हुल के लिए, ये एक बेसिकली ड्राइव रिडक्शन फॉर स्किनर के लिए ड्राइव रिडक्शन, फॉर हुल ड्राइव रिडक्शंस थी, फॉर स्किनर कोई भी चीज़ जो है एनीथिंग जो इंक्रीज़ करती है रेट को या प्रोबेबिलिटी को किसी भी रिस्पॉन्स की, उसे जो है वो रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। और टॉलमैन के नज़दीक जो रीइंफोर्समेंट है वो कंफर्मेशन है किसी भी हाइपोथेसिस की, एक्सपेक्टेशंस की या बिलीफ की, और गथराई के नज़दीक एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो कि प्रिवेंट करती है अनलर्निंग से, उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। तो ये चारों जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उनकी डिफरेंट थी। हुल ने इसको ड्राइव रिडक्शन कहा, स्किनर ने इसको रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ करने की प्रोबेबिलिटी कहा, टॉलमैन ने इसको कंफर्मेशन कहा किसी भी हाइपोथेसिस की, एक्सपेक्टेशंस की, और गुथराई ने इसको एक मैकेनिकल अरेंजमेंट कहा जो कि किसी भी अनलर्निंग के जो है उसको रोकती है। स्किनर कौन था जी, जिसको FB स्किनर भी कहा जाता है या BF स्किनर कहा जाता है, जो है बोरहस फ्रेडरिक स्किनर। 1904 से 1919 का इनका पीरियड था। उन्होंने कहा था कि एक जो साइकोलॉजी होती है उसको स्टडी करना चाहिए फंक्शनल रिलेशनशिप्स के साथ बिटवीन एनवायरमेंटल इवेंट्स का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसके थ्रू स्टडी करना चाहिए। जैसे कि हमारी रीइंफोर्समेंट कंटीजेंसीज होती हैं और बिहेवियर होता है, तो स्किनर्स का वर्क जो था वो एक्सेम्प्लीफाइड करता है पॉजिटिविज्म को। तो पॉजिटिविज्म के ऊपर उन्होंने काम किया था,
और इन्होंने जो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल इवेंट जो है उनको स्टडी करने पर जोर दिया था BF स्किनर ने। एसआर साइकोलॉजी एक टर्म थी जो वॉटसन ने पेश की थी, और वॉटसन को एसआर साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि जो हमारे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होते हैं वो ज़्यादातर हमारे बिहेवियर को एलिसिट करते हैं, यानी हमारे बिहेवियर को जो है वो उभारते हैं, वो ज़्यादातर एनवायरमेंटल स्टिमुलाइज होते हैं। थ्योरेटिकल टर्म्स कहा गया था जी, एक लॉजिकल पॉजिटिविज्म के मुताबिक ऐसी टर्म्स जो कि एम्प्लॉयड की जाती हैं किसी भी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन उस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं जो कि हमारी जिसमें सेंसेस शामिल होती हैं, जो सेंसेस के ज़रिए से हम अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। टोकन इकोनॉमीज़ कोई भी अरेंजमेंट जो हम करते हैं किसी भी डिज़ायरेबल बिहेवियर को मजबूत करने के लिए, जिसमें हम कोई भी वैल्यूएबल टोकन्स को यूज़ करते हैं कोई भी बतौर रीइंफोर्समेंट के, वो मनी हो सकती है, वो प्राइस हो सकता है, वो अप्रिसिएशन हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। एज अ टोकन जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको टोकन इकोनॉमीज़ कहा जाता है, द सोर्स ऑफ रीइंफोर्समेंट जिसको हम कह सकते हैं। तो एडवर्ड स्टॉलमैन जो है इन्होंने EC टॉलमैन जो है इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट था बेसिकली, तो इनका ताल्लुक बिहेवियरिज्म के साथ है। इन्होंने ब्रांड ऑफ बिहेवियरिज्म इंट्रोड्यूस करवाया थी जिसको हम न्यू बिहेवियरिज्म कहा जाता है, और इनका जो एम्फेसाइज था वो पर्पसिव बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा था। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कॉग्निटिव मैप जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। विस्केरियस ट्रायल एंड एरर किसको कहते हैं जी? अकॉर्डिंग टू टॉलमैन वो कहता है जो अपरेंट पॉन्डरिंग ऑफ बिहेवियरल चॉइसेस होती हैं। पॉन्डरिंग बेसिकली किसी चीज़ पर गौर करना है, तो जो ज़ाहरी तौर पर हम किसी भी बिहेवियरल चॉइसेस के ऊपर जब गौर करते हैं किसी भी लर्निंग सिचुएशंस के अंदर, तो उसे हम कहते हैं विस्केरियल ट्रायल एंड एरर। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर न्यू बिहेवियरिज्म के ऊपर। आई होप कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, नई चीज़ें आप के सामने आई हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। इंशाल्लाह न्यू बिहेवियरिज्म के हवाले से कोई क्वेश्चंस आता है तो इन्हीं में से है कॉग्निटिव मैप का ज़्यादा है, जैसे हाइपोथेटिको डिडक्टिव थियरी मैंने आपको बयान की थी हुल की, उनके ज़रिए से है, या विस्केरियस ट्रायल एंड एरर के हवाले से, या एसआर साइकोलॉजी क्या होती है, इस तरह की क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है, उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। आप दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।